नमस्कार। मिशन 2019 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। मिशन 2019 में लगातार सरगर्मियां राजनीतिक तौर पर बढ़ती चली जा रही हैं। सियासी बिसात पर अलग अलग मोहरों को अलग अलग जगह फिट करने की कोशिश की जा रही ताकि उनके चाल से सामने वाले को शह और मात दिया जा सके। चाहे गतिविधि किसी भी तरीके से हो, पूरे हिंदुस्तान में उसका असर राजनीति पर जरूर देखने को मिल रहा है। तो आज इसी मसले पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि एक कदम कौन आगे बढ़ा है, एक कदम कौन पीछे हटा है, किसे पीछे हटने पर मजबूर किया गया है, कौन अपने तरीके से रणनीति साध रहा है। हरियाणा की सियासत भी लगातार गर्माती चली जा रही है। चुनावी माहौल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पारा चढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कल उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया था सामने, जिसमें वो गठबंधन की बात कह रहे थे, कांग्रेस से भी और जननायक जनता पार्टी से भी। दूसरी तरफ आज एक बार फिर से ये जो मसला है वो गर्माता चला जा रहा है। और आज आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उनके स्टेटमेंट को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीत रही है अगर गठबंधन नहीं हुआ तो। ये हरियाणा में लोकसभा चुनाव है और देश की मैं बात करूं, और जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन हमने इसलिए कही है कि इसमें कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है। हमने जो पब्लिक में बात वो बोले आ रहा, हमारे तक गणित राजनीति बात करने की जरूरत नहीं। 10 की 10 सीट बीजेपी जीत रही है। दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव हार रहे हैं, जो कांग्रेस सबसे अपने आप को मानती है। मैं आपको जानकारी देता हूं, दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव हार रहा है रोहतक से। अब उन्होंने जिस तरह से जाति धर्म की देश की सेना की जो राजनीति कर रहे हैं, उसकी अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये गठबंधन देश को बचाने के लिए जरूरी है। अब इसे आप आम आदमी पार्टी की हार कहिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकी राजनीतिक दलों को एक चेतावनी समझिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से जीत का सेहरा तो बांध दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के सिर पर, वो भी 10 की 10 सीटों में, क्योंकि गठबंधन की संभावनाएं तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो नकार चुके हैं इस बात को कि आम आदमी पार्टी से किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं। लेकिन रोहतक लोकसभा सीट को लेकर के जो नवीन जयहिंद ने जिस बात का जिक्र किया वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि 2014 में जहां भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, उस लहर के बावजूद उस सीट को बचा पाने में कांग्रेस कामयाब रही थी। ये उस समय के मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सीट है और वहां से वो जीते थे। अब ऐसे में सांसद से भारतीय जनता पार्टी के अंबाला से जो सांसद हैं रतनलाल कटारिया, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है, जो कि चुनावी मौसम है, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है। जरा इनको भी सुनते हैं। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में छठे फेज में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और हरियाणा में मतदान 12 मई को होगा। लोकसभा से जो अंबाला की सीट है वहां से रतनलाल कटारिया बीजेपी के सांसद हैं और इस बार पार्टी जो है वो क्या समीकरण बैठाएगी, किस तरीके से पार्टी जो है वो अपनी रणनीति तैयार करेगी, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए रतनलाल कटारिया हमारे साथ हैं। कटारिया साहब, सबसे पहले आपका रिपोर्ट कार्ड जो है अंबाला लोकसभा का, आप तो संतुष्ट होंगे, लेकिन जनता कितनी संतुष्ट है, क्या आंकलन किया है आपने? हाँ, मैंने आंकलन किया है। जनता जो है एक तो 100% होता है, लेकिन जनता जो है 500% संतुष्ट है। एक एक वार्ड के अंदर 2-2 यूनिवर्सिटियाँ आई हैं। 3136 करोड़ रुपए से यहाँ की 4 लेन सड़कों का निर्माण हुआ है और यहाँ पर जो है निफ्ट आया है। यहाँ पर संस्कृति यूनिवर्सिटी आई है। नारायणगढ़ के अंदर जो है वो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी रीजनल का एक सेंटर आया है। यहाँ पर पासपोर्ट का ऑफिस आया है और यहाँ पर उड़ान योजना के अंतर्गत जो है वो हवाई अड्डा आया है, कैंसर के हॉस्पिटल आया है। यहाँ पर पंचकुला जिले के अंदर ही जो है जिस तरह का एक सैनिक स्कूल भी आया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सैकड़ों ऐसे काम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हुए हैं। लेकिन कटारिया साहब, चर्चाएं तो ये हैं कि रतनलाल कटारिया की जगह पर इस बार टिकट बीजेपी अंबाला लोकसभा की रतनलाल कटारिया को दें, उनकी धर्मपत्नी को दें, या फिर कोई तीसरा चेहरा देखें। आप तैयार हैं क्या सर पार्टी के फैसले को लेकर?
देखिए, पार्टी तो हमेशा सुप्रीम है। पार्टी जो निर्णय करेगी हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि 1952 से लेकर 2014 तक जितने भी प्रत्याशियों ने अम्बाड़ा लोकसभा से चुनाव लड़ा है, रतन लाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अदना सा कार्यकर्ता है जो 3,40,000 वोटों से जीतकर अभी तक 70 साल के हाईएस्ट रिकॉर्ड के ऊपर खड़ा है। लेकिन कटारिया साहब, अगर आपकी धर्मपत्नी को चेहरा बदलने के तौर पर मौका दे दें या फिर कोई तीसरे आदमी को अगर मौका देते हैं तो आप पार्टी के लिए मजबूती के साथ मैदान में रहेंगे? हाँ, मैंने तो ये कहा है कि टिकट जिसके हाथ में भी कमल का फूल होगा, मैं 10 गुना मेहनत करूंगा और जो कुछ भी मेरे जीवन की कमाई है 50 साल की, मैं उसकी झोली में डाल दूंगा। ये रतनलाल कटारिया हैं जो 1952 से लेकर 2014 तक का इतिहास बता रहे हैं और अपने साथ तमाम समीकरणों को जोड़कर एक बार फिर पार्टी के उम्मीदवार बनने का ही दावा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पार्टी उनकी पत्नी या किसी अन्य उम्मीदवार को मौका देती है तो भी वो पूरी शिद्दत के साथ उस पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव मैदान में उतरकर उसकी मदद करेंगे। और साथ ही उन्होंने जो मुकाबले की बात की है तो मुकाबले में उन्होंने माना है कि उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के जो कामकाज हैं और मोदी सरकार ने जो विकास किया है उसके बलबूते पर 5 लाख से भी ज़्यादा बड़ी जीत का दावा रतनलाल कटारिया ने अम्बाला की लोकसभा से किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह और सहयोगी उमंग चौरान के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला। जी, इस पूरे एक इंटरव्यू को जब आप सुन रहे थे तो पवन सिंह ने जो 2 अहम बातें उनसे पूछी, एक टिकट को लेकर के उनको दोहराना पड़ा कि अगर उनकी पत्नी को या किसी और चेहरे को दे दें तो वो पार्टी के लिए तैयार हैं, इस फैसले के लिए तैयार हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। पहला जब जवाब था उसमें उन्होंने आंकड़े बता दिए कि सबसे ज़्यादा सीटों से अगर कोई व्यक्ति इस सीट से जीता है तो रतनलाल कटारिया, दावेदारी ठोक दी है उन्होंने। हालांकि सेकंड सवाल में वो इसको कवर अप करने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन दावेदारी उन्होंने ठोक दी है कि अम्बाला सीट से वही उम्मीदवार होंगे या होना चाहते हैं। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और उसके बाद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रुख क्या है। जेडी सिंह साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। गुलिया साहब हमारे साथ, अजय गुलिया जी जेजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी के खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले जेडी सिंह साहब के पास चलते हैं, लेकिन गुलिया जी से एक सवाल का जवाब ले लूं। गुलिया जी, आम आदमी पार्टी ने तो कह दिया कि अगर गठबंधन नहीं कीजिएगा तो 10 की 10 सीटें जो है वो बीजेपी जीत रही है, नवीन जयहिंद का ये स्टेटमेंट है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, वो अपनी सोच को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी जो उनके विचार हैं वो उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये उनके विचार हैं, उनके ये निजी विचार हैं। ये किसी कोई, अब उन्होंने कह दिया तो रिजल्ट तो आया, आपके विचार बता दीजिए। नहीं, देखिए, जितना स्पष्ट दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने इस बात को कर दिया है उससे ज्यादा स्पष्ट मेरे ख्याल में जेजेपी की तरफ से और कुछ कहना बाकी नहीं रह गया। दुष्यंत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, समान विचारधारा वाले लोग जो कि प्रोग्रेसिव सोच की बात करते होंगे, हरियाणा प्रदेश की डेवलपमेंट की बात करेंगे और जो करना चाहते हैं वो लोग। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देखा होगा कल आपने? बिल्कुल देखा साकेत भाई, घुमा के कान नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे, उसी बात पे। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कांग्रेस, जेजेपी और आपको साथ आ जाना चाहिए। देखिए, उन्होंने एक सलाह दी, अब जरूरी तो नहीं मैं आपको कोई सलाह दूं और आप उसको मान लें। उन्होंने, ये उनके निजी विचार। समान विचारधारा मतलब कांग्रेस भी क्या आपके समान विचारधारा वाली से है? बिल्कुल नहीं साकेत भाई, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी समान विचारधारा वाली है? देखिए, हमारा आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार दिल्ली में स्कूलों की कायाकल्प आम आदमी पार्टी क्या आपके समान विचारधारा वाली है? अब साकेत भाई जवाब तो मुझे 10 नहीं, दिल्ली छोड़िए ना सर, दिल्ली वाला नहीं सुनना मुझे बिल्कुल। ये आप विचारधारा की बात कीजिए, क्या वो लाइक माइंडेड है आपके जैसे? बिल्कुल, अगर मुझे साकेत भाई का एनालिसिस करना होगा कि साकेत भाई की विचारधारा कैसी है तो मैं उनके काम को देख करके एनालिसिस कर पाऊंगा। सर, जनता टीवी को बेस्ट रीजनल चैनल का अवार्ड दिया गया, साकेत सुमन के लिए यही काफी है। नहीं सर, देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपके जो आपने पूर्व में काम किए हैं, आपके साथ जो अनुभव रहे हैं उसको देख करके ही आकलन किया जाएगा। अजय गुलिया जी, मुझे एक चीज बताइए, आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस के साथ भी जाना चाहिए, बेशक उनकी
सलाह है ये। इसका मतलब निजी आम सोच। आम आदमी पार्टी लाइक माइंडेड पार्टी के तौर पर कांग्रेस को भी देख रही है, आपको भी देख रही है। अब क्या ऐसी पार्टी जो कांग्रेस के साथ भी जाने को तैयार है, उसके साथ आप जाना चाहेंगे? देखिए साकेत भाई, मैं आपको दोबारा स्पष्ट कर देता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा समान विचारधारा, उन्होंने ये कहा कि ऐसी स्थिति में वो जीत सकते हैं। तो मैंने वही कहा कि वो उनके निजी विचार है, हम लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। और दुष्यंत जी ने बिल्कुल एज क्लियर एज क्रिस्टल इसको बता दिया कि हम लोग कांग्रेस के साथ जाने वाले नहीं। दुष्यंत जी ने स्पष्ट कर दिया बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो सीधे तौर पे कह देते हैं कि जेजेपी के साथ नहीं जाएंगे। फिर अगर आपको लगता है, उनका ट्वीट आपको याद होगा गुलिया जी, ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दीजिए कि आपको पता ही नहीं है। नहीं बिल्कुल साकेत भाई, किसी चीज से इनकार नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, आपका जो एक्सप्रेशन चीज है- ऐसा था जैसे कि आप चौंक गए हो कि ये कब कर दिया। आप एक मंझे हुए राजनेता हो गए हैं, जेजेपी के एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं आप, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीज़ों पर खैर। लेकिन गुलिया जी, जब संयोजक कहते हैं कि जेजेपी के साथ जाना चाहिए, जा सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जेजेपी कैसे दिल्ली में एक सीट मांग रही है, तो फिर ये तो दिल्ली और हरियाणा पड़ोस हैं, लेकिन वहाँ भी तालमेल नहीं है इन दोनों में, तो फिर कैसे होगा? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? साकेत भाई, वो अपने तालमेल की, अपने संगठन की बात करने के लिए वो लोग इसका जवाब देने के लिए ठीक उपयुक्त लोग होंगे। उनके संगठन के बारे में हम ये मानते हैं कि उनके संगठन के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आप हमारे संगठन के बारे में कोई भी सवाल आप हमसे पूछें साकेत भाई, जरूर उस बात का जवाब भी दें। ठीक है गुलिया जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। काफ़ी काउंटर क्वेश्चन मैंने किए हैं। 2 खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण अत्रे जी का भी स्वागत है, विजेंद्र राणा साहब बीजेपी से जुड़े हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जेडी सिंह साहब, ऐसी क्या बात हो गई कि दिल्ली में भी आप लोगों ने आपको ना कह दिया, यहाँ भी आप लोग आपको ना कह रहे हैं? अरे साहब, इतने ऑफर कौन देगा आप लोगों को? देखिए साकेत जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आज आपके चैनल को बेस्ट रीजनल चैनल का जो अवार्ड मिला है, उसके लिए कांग्रेस की तरफ से हम आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और बड़ी जो आपकी ये मेहनत है, भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे जी। अब जब हम इस बात पे आ जाते हैं कि ये नवीन जयहिंद जी ने क्या कहा है, या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने ऑफ़र दिया है, तो देखिए उन्होंने ऑफ़र दिया है, ये उनकी एक सोच है। और हर आदमी को लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने और अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। और वो अगर सोचते हैं कि कांग्रेस की सोच में उनकी सोच मिलती है, तो उन्हें अपनी अलग पार्टी बना करके इस तरह का आडंबर करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि परहेज क्यों है? आम आदमी पार्टी से परहेज क्यों है? नहीं, कोई परहेज नहीं है, लेकिन कांग्रेस खुद में सक्षम है। अगर हम अपनी मेहनत देखें और उनकी मेहनत और काम देखते हैं, तो हमें पता है, हम धरातल पे रहने वाले लोग हैं, हमें पता है कि आम आदमी पार्टी का ना हरियाणा में कुछ है और ना ही उनका दिल्ली में कुछ है। और ये उनकी घबराहट है अंदरूनी, जिसके वजह से वो चाह रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह की कोई स्टैंड ले जाएं और कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए। और विनिंग पार्टी के साथ गठबंधन करना हर आदमी चाहता है। ठीक है, इसमें कोई दोराया नहीं है। ठीक है, जेडी सिंह साहब की बात से गुलिया जी एक चीज समझिएगा कि पतवार कहीं आपको ना बना ले अपनी नैया का आम आदमी पार्टी, और उसी से आगे बढ़ने का वो सफर तय करे। खैर, इस पर मैं रिएक्शन लूंगा आपसे, लेकिन मैं जरा विजेंद्र राणा साहब का रुख कर लेता हूं। राणा साहब, इस चर्चा की शुरुआत में हमने रतन लाल कटारिया जी का एक 1-to-1 सुनाया, जिसमें हमारे संवाददाता पवन सिवर ने उनसे जब ये सवाल किया कि अगर आपकी जगह आपकी धर्मपत्नी या फिर किसी तीसरे चेहरे को पार्टी तवज्जो दे अंबाला सीट से, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप पार्टी में किस तरीके से काम करेंगे? उनका ये कहना था कि वो पूरी तरीके से तैयार है पार्टी के हर फैसले के लिए, लेकिन 1952 से लेकर के अब तक का इतिहास भी उन्होंने बता दिया कि सबसे ज्यादा सीटों से यहां पर रतनलाल कटारिया ही जीता है, तो टिकट तो उन्हें ही मिलना चाहिए। यानी दावेदारी शुरू हो गई है साहब, कहीं ये दावेदारी सिर्फ टॉवल में ना तब्दील हो जाए। देखिए, उन्होंने ये उस संदर्भ में नहीं कहा जो वोटों से कहा कि मैं 3,40,000 से जीता हूँ। उसका मायना हम वो ना ले। फिर क्या मायना ये ना ले कि उन्होंने अपने दावेदारी की है। इसका मायना उन्होंने उपलब्धि बताई कि जनता ने इस मौसम में सर, विजेंद्र राणा सर, इस मौसम में कोई अगर अपनी उपलब्धि बताता है तो उसका सीधा सीधा एक ही मतलब होता है कि आई एम द कैंडिडेट। जी,
नहीं नहीं, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मैं उनके साथ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टिकट पार्टी की अमानत है और ये कमल का फूल जिसके हाथ में जाएगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ लगेगा। तो उनके उस वक्तव्य को हम दूसरे संदर्भ में ना लें। उन्होंने अपने, ये गर्व की बात है पार्टी के लिए, उन्होंने संदर्भ में कहा कि 3.5 लाख वोटों से हम जीते थे और इस बार उन्होंने 3 बार ये भी कहा कि इस बार पार्टी लगभग 4-4.5 लाख से क्रॉस करेगी। तो उनका ये कहना था कि क्यों सर ऐसा क्या कर दिया आपने? बहुत बड़ा कारण है विजेंद्र राणा साहब, ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपका ये आंकड़ा जो है बढ़ जाएगा? देखिए आपके सामने है, सरकार अनेक तरह की उपलब्धियां है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हरियाणा की जनता का ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान की जनता का विश्वास है। तो उसके नाते हम इस चीज को महसूस करते हैं कि आने वाली लोकसभा के अंदर हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आत्मविश्वास बनेगी। और रही अति बात आत्मविश्वास कटारिया जी का में कहना ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन इस सीमा को जब आप लांघ जाते हैं ना साहब, तो वहीं से बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। जो सर्वे है, जो लोकप्रियता है, वो तो एयर स्ट्राइक ने बचा लिया आप लोगों को, नहीं तो 274 272 तो छोड़िए साहब। हम एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, हम एक उदाहरण सेट कर चुके हैं। अभी पूर्व में जींद का चुनाव हो चाहे कारपोरेशन के चुनाव हो, ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। हम जमीन पे रहने वाले लोग हैं। हमारी सरकारों ने उपलब्धियां प्राप्त की और अनेक तरह के जनहित के काम हमने किए। ठीक है, आपकी उपलब्धियों पर आपके जो बाकी साथी हैं, पैनलिस्ट हैं, उन्हीं का रिएक्शन ले लेते हैं। प्रवीण अत्रे जी, मैं एक तो इन्फॉर्मेशन ये आपसे चाहता हूं कि आप लोग कब बैठक कर रहे हो और पार्टी के लिए जो नॉमिनेशन होंगे या उम्मीदवारों की जब बात आएगी तो वो कब तक डिक्लेयर करेंगे? हालांकि अभी थोड़ा सा जल्दी पूछ रहा हूं मैं आपसे, लेकिन फिर भी इसका एक जवाब दे दीजिए। और आपके बगल में ही बैठे हैं राणा साहब, अब बहुत उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं वो। देखिए साकेत, दो चीजें हैं। जो पहला आपने सवाल पूछा, 16 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल की स्टेट बॉडी मीटिंग हो रही है झज्जर में जी, जहां पे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद पीएसी मीटिंग होगी जिसकी डेट अभी निश्चित होना है। पीएसी मीटिंग के अंदर फिर कैंडिडेट डिसाइड होंगे और जैसे ही डिसाइड होंगे, स्वाभाविक है आप मित्रों के पास आएंगे, आपको आके बताएंगे जिससे कि जनता को पता लगे। अब बात आ जाती है राणा जी की। लेकिन राणा जी, मैं देखिए आपने कहा उत्साह और अति उत्साह, और उस फर्क को शायद राणा जी देख नहीं पा रहे हैं। देखिए बड़ा सीधा सा अर्थमेटिक है साकेत। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिला था। 69% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मैं कहूंगा मोदी जी के खिलाफ डला था। 31% मोदी जी के पक्ष में गया था। अभी तक ऐसा कोई काम इन 5 साल में नहीं आया कि वो जो 31% है उसमें कोई इजाफा हो जाए। देखिए जो 69% ने खिलाफ डाला वो तो आज भी खिलाफ खड़े हैं क्योंकि उपलब्धि कोई है नहीं है। और वो 31% जो डला था, स्वाभाविक है कोई उपलब्धि ना होना प्लस जो वायदे किए गए थे चुनाव में उनको पूरा ना करना, तो वो 31% में कुछ प्रतिशत कम होगा। ये सिंपल अर्थमेटिक है। इसको भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी समझ लेगी अच्छा रहेगा। अब जहां तक बात आ जाती है भारतीय जनता पार्टी के वायदों की, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक चर्चा, जो टॉपिक आपने जहां से शुरू किया था और आप गोलिया जी से सवाल पूछ रहे थे, उस पर थोड़ा सा आना चाहूंगा। गोलिया जी मेरे मित्र हैं, बहुत बढ़िया प्रवक्ता है, लेकिन कुछ चीजों में शायद या तो गोलिया जी अपडेट नहीं है या वो चाहते नहीं है चैनल पे बोलना। देखिए एक तरफ केजरीवाल साहब गठबंधन के लिए ट्वीट करते हैं और जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला कहते हैं समान विचारधारा वाले दलों से करेंगे, जो गुलिया जी भी बोल रहे थे। दिग्विजय सिंह चौटाला वो पहले कहते हैं आम आदमी पार्टी से नहीं करेंगे, लेकिन कल वो भी समान विचारधारा की बात कर रहे थे। और श्रीमती नैना चौटाला कल कुरुक्षेत्र में मीडिया को यह कह रही थी कि हाँ बीजेपी को हराने के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए, मतलब वो चाहती हैं कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। ये सबसे बड़ा कैच है। देखिए जजपा कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए तैयार है। ये वही कांग्रेस है जिसने षड्यंत्र रचा चौटाला साहब के खिलाफ, अजय सिंह चौटाला के खिलाफ। एक ये वही कांग्रेस है
जिसकी गलत नीतियों का विरोध, जिसकी कमेरे वर्ग के विरुद्ध नीतियों का विरोध चौधरी देवीलाल पूरा जीवन करते रहे। जी। एक तरफ तो हमारे मित्र जचपा वाले कहते हैं कि साहब हम चौधरी देवीलाल के आदर्शों पे चलेंगे, दूसरी तरफ आप उस पार्टी से गठबंधन करने को तैयार हैं जिस पार्टी की नीतियों का विरोध चौधरी देवीलाल पूरा जीवन करते रहे। अब यहां समझना होगा जजपा के नेताओं की सोच। देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता लोलुपता इस कदर दिमाग में चढ़ चुकी है कि इन लोगों को कांग्रेस से गठबंधन करने में परहेज नहीं है। यह सत्ता लोलुपता की प्रकाष्ठा है। दूसरा, अब हमें आम आदमी पार्टी के चरित्र को समझना होगा। देखिए, एक तरफ तो नवीन जय हिंद आज जो बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले का नवीन जय हिंद का ट्वीट आपको भी साकेत याद होगा, जब उन्होंने ये कहा था कि जजपा वाले अपने आप को क्या समझते हैं। आपको वो ट्वीट याद होगा। अरविंद केजरीवाल 5 मार्च को दिल्ली में ट्वीट करके कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की अंदर खाने गठजोड़ है, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल 13 मार्च को कहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करें। ठीक है, इस तो मसले पर मैं गुलिया जी आपका जवाब लूंगा। एक छोटे से ब्रेक लेने जा रहा हूं, ब्रेक के जैसे लौटूंगा गुलिया जी आपका रिएक्शन लूंगा, उसके बाद बाकी के पैनलिस्ट के पास जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये मिशन 2019 है। से राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी सियासी जमीन को और स्ट्रांग करना चाहते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सबसे पहले रुक करेंगे जेजेपी का। अजय गुलिया जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। प्रवीण नटराज जी को मैं बता देना चाहता हूँ, जो सबको में है सबको में कांग्रेस नहीं है, ये स्पष्ट है। इसको इससे ज्यादा स्पष्ट हम लोग नहीं कर सकते। जो नैना जी ने कहा उस सबको में कांग्रेस नहीं है, इससे ज्यादा स्पष्ट बिल्कुल कुछ हो नहीं सकता। दुष्यंत जी ने भी he made himself, ये बात तो गुलिया जी आप यहाँ कह रहे हैं, नैना जी ये नहीं कह रही थी। बात का मतलब आप ये नहीं कह रहे, ये नहीं कि आप आपको बता नहीं रहे हैं, उसका बिल्कुल स्पष्ट ही कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे शब्दों को तरोड़ दिया मरोड़ दिया, कोई ऐसी बात ही नहीं है, बिल्कुल उसमें नहीं है कांग्रेस। नहीं, वो तो कह ही रही है स्पष्ट के हाँ तैयार है वो गठबंधन करने को। जिस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को लूटा हो और हरियाणा प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने से रोका हो, वो पार्टी कांग्रेस है। और हमारा किसी भी सूरत में कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो सकता, क्लियर कट ना। वो लोग अजय गुलिया जी, एक चीज अजय गुलिया जी, एक ऐसी पार्टी जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी के साथ भी जा सकती है, कांग्रेस ने नहीं दिया वो उसके साथ आप जाएंगे क्या? जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी के साथ भी जा सकती है। देखिए साकेत भाई, एक नीड ऑफ आवर होती है। वो लोग आज चुनाव में कैसी बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस बारे में मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। तो नीड ऑफ द आर अगर उनके लिए कुछ है तो आपके लिए भी कुछ होगा। नीड ऑफ द आर, क्या पता नीड ऑफ द आर में आप भी सबके साथ चले जाएं। नहीं साकेत भाई, हमारे लिए नीड ऑफ द आवर है हरियाणा प्रदेश की प्रगति, खुशहाली। हरियाणा प्रदेश डेवलपमेंट कैसे करे, हमारे लिए ये नीड ऑफ आवर है। चुनाव जीतना एकमात्र लक्ष्य नहीं है हमारे लिए। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा को जो प्रगति के पथ से हट गया, डीरेल हो गया, उसको वापस ट्रैक पे कैसे लाया जाए। तो चुनाव जरूर एक राजनीतिक दल के लिए जीतना जरूरी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा का विकास कैसे हो सके, हरियाणा की डेवलपमेंट कैसे हो सके। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया, नो डाउट। स्कूल उन्होंने बेहतर बनाए, अस्पताल उन्होंने बेहतर बनाए, उन्होंने एक अच्छा मॉडल दिल्ली के अंदर बनाने का दिखाया, बना करके दिखाया, सिर्फ बातें नहीं करी। अगर वो हरियाणा में इसी सोच के साथ आएंगे तो कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन बट अगर वो कांग्रेस है उसमें तो स्टेट अवे आप ये माने। खैर इस डील में गुलिया साहब, इस डील में तलखियां ऑलरेडी आ चुकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट कि आप पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। इस तरह की बातें जब हो जाती है तो वहां पर आप कितना सामंजस्य बैठा पाएंगे, खैर ये अलग मसला है। प्रवीण अत्रे जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, रिएक्ट कर लीजिए, फिर जेडी सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। जल्दी से खत्म कीजिएगा अत्रे साहब।
देखिए साकेत, पहली चीज तो ये है कि नैना चौटाला जी ने कल मीडिया में क्या कहा वो मैंने आपको भी व्हाट्सएप कर दिया है। हालांकि आपके पास वो क्लिप होगा, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया है। आप चाहें तो जनता को सुना सकते हैं, पता लग जाएगा कि वो कांग्रेस से गठबंधन को तैयार है या नहीं। वो स्पष्ट मानती है कांग्रेस से गठबंधन की तैयारी है, वो तैयार है। दूसरी बात देखिए, गुलिया जी एक बात बार बार कहते हैं और इनके बाकी प्रवक्ता भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया। हैरानी तब होती है जब इन मित्रों ने बिना जानकारी लिए इस तरह की बातें करनी शुरू की। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने एक 70 पॉइंट एक्शन प्लान जनता के बीच में जारी किया था, जिसका वायदा करके वोट मांगा था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आज युवाओं का रोजगार सबसे जरूरी चीज है देश के अंदर, आप भी जानते हैं बेरोजगारी की दर बढ़ी हुई है, तो उन्होंने कहा था कि साहब 8 लाख रोजगार पैदा करेंगे, जबकि सच्चाई ये है मात्र 14,300। और उन्होंने एक बात और कही थी, 5.5 लाख स्ट्रीट वेंडर को लाइसेंस इशू करेंगे। आज तक नहीं हुए साकेत भाई, बेरोजगार घूम रहे हैं स्ट्रीट वेंडर, इनको शायद ये जानकारी भी नहीं होगी। उन्होंने ये कहा था कि झुग्गी वालों को पक्के मकान देंगे, इंतजार में बैठे हुए हैं। तो जिनकी तारीफ करते नहीं आगाते, जिनको समान विचारधारा का मानते हैं मेरे गुलिया भाई, देखिए गुलिया भाई तो समान धारा का आज की डेट में कांग्रेस को भी मान रहे हैं, क्योंकि गठबंधन को तैयार है ये, और आम आदमी पार्टी को समान धारा का मान रहे हैं। केवल विचारधारा में समानता एक है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बना। अन्ना हजारे, आम आदमी पार्टी ने उससे किस तरह का बर्ताव किया ये आपने देखा। और वही हाल मेरे जजपा के मित्रों का है कि जिनकी वजह से राजनीतिक अस्तित्व था, चौटाला साहब, उनके साथ क्या व्यवहार किया ये भी जनता ने देखा है। यहां विचारधारा जरूर समान है, और शायद ये विचार समान विचारधारा इनको अंदर से जोश देती है गठबंधन। ठीक है प्रवीण साहब, मैं लौटता हूं। एक बार जेडी सिंह का रुख कर लेते हैं। गुलिया जी आपका रिएक्शन में बाद में लूंगा, पहले जेडी सिंह साहब। जेडी सिंह साहब एक सेकंड, अजय गुलिया जी एक सेकंड, अजय गुलिया जी मैं लूंगा आपका रिएक्शन ले लूंगा, आप एक सेकंड जरा सा इंतजार कर लीजिए। जेडी सिंह साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट आया, उसमें वो कह रहे हैं कि रोहतक से भी आप अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे साहब। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से भी हार जाएंगे और बीजेपी 10 की 10 सीटें जीत रही है। देखिए ऐसा है, एक बार ये जनता को चक्कर में दे चुके। जब अन्ना हजारे जी ने एजिटेशन किया था तो सही बात यह है कि उस समय कांग्रेस के खिलाफ जितने झूठे आरोप इन्होंने फ्रेम किए वो सारे आम आदमी पार्टी जो बाद में अस्तित्व में आई उस समय अन्ना हजारे ने किए थे। और इन्होंने उस स्टेज का सहारा लेकर के कांग्रेस को डिफेम किया, और डिफेम करने के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये आज फिर वही पत्ते ताश के खोल रहे हैं, पर लोग इनकी असलियत और सच्चाई जान चुके हैं। ना इनका जमीन पे कुछ है और ना इनका आसमान में कुछ है। अब इन्होंने किस तरह की पार्टी का बनाया हुआ है, इनकी पार्टी की विचारधारा क्या है। कल ये पंजाब के अंदर इनके जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो गाने गाते फिरे, लोगों में अपना प्रचार करते फिरे, और लोगों में था कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी पंजाब में, लेकिन इनको अपनी असलियत सामने आ चुकी। आज सच्चाई ये है कि जहां तक मेरा अपना खुद का मानना है, आम आदमी पार्टी के पास शायद कोई पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट भी नहीं है। ये कांग्रेस के कैंडिडेट हारे हैं या जीते, वो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ती रही है और लड़ती रहेगी, जीतती रही है और जीतते रहेंगे। इस बार हम इनको चाहिए आम आदमी पार्टी से कि अध्यक्ष के तौर पे वो जो मर्जी कह दें, उन्होंने ऑफर दिया है, कांग्रेस उनके पास नहीं गई है। उन्हें ये समझना चाहिए कि उन्होंने ऑफर दिया है, और ये शायद उस बात पे आ गए हैं कि किसी ने इनको समझा दिया कि भय बिना प्रीत नहीं, कि ये कांग्रेस को इस तरह का भय दिखा रहे हैं ताकि कांग्रेस इनके साथ समझौता कर ले। लेकिन कांग्रेस को अगर इनसे समझौता करने की जरूरत होती तो हम इनके साथ किसी और तरह से बातचीत होती। लेकिन इनका प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव के ऊपर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो ठीक है, उनकी विचारधारा है, हम उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं कि उन्होंने कोई भी बात उनके मन में आई उन्होंने बोल दी। लेकिन ये पार्टी कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि वो इनका साथ लेना पसंद करें या ना करें। साहब एक बात बताइए, अशोक तंवर का आप जिक्र कर रहे हैं कि अशोक तंवर ने तो सिरे से खारिज कर दिया इस प्रस्ताव को, लेकिन अशोक तंवर की सुनेगा कौन? अशोक तंवर ने तो यह भी कहा था कि जो नगर निगम के चुनाव हुए थे वो पार्टी सिंबल पर लड़ना चाहिए, लेकिन सिंबल पर तो चुनाव हुआ नहीं, वहां तो किसी और की सुनी गई। देखिए राहुल गांधी तक अगर किसी और तरीके से बात पहुंचाई जाती है तो हो सकता है राहुल गांधी अशोक तंवर की बात को ना माने।
ये तो इतिहास कहता देखिए, है। दोनों मैटर जो हैं वो डिफरेंट है। आप वो एक पार्टी का अंदरूनी मामला है, दोनों मैटर में ये एक बाहर से दोनों व्यक्ति मैटर में पार्टी के एक लिए- कॉमन फैक्टर है कि अशोक तंवर की चाहत, जिसको आलाकमान ने दरकिनार कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका फैसला आलाकमान ही करेगी, लेकिन डॉक्टर अशोक तंवर जी जो सोच समझ करके जो उसके बाद का फैसला लेंगे, आलाकमान उसके ऊपर लाजमी विचार करेगी। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता भी विजेंद्र राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। राणा साहब बोलिए। देखिए, मैं ये कहूंगा, अभी आपने जो बात डॉक्टर तंवर के बारे कहा, आपने बिल्कुल सत्य बात कही। आपने कहा कि डॉक्टर तंवर की सुनेगा कौन। आप पीछे जब हमने कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़े, उन्होंने कहा कि एक ने कहा हम उस सिंबल पे लड़ेंगे, दूसरे ने कहा नहीं लड़ेंगे। आज कांग्रेस अनेक गुटों में बढ़ चुकी है। आज मैं आपको बताऊं, आप कांग्रेस की हालत ऐसी काउंट कर रही है, आज जेजेपी की वही हालत है। ये उत्तर प्रदेश से महागठबंधन की हवा हरियाणा की ओर आ रही है। इनको ये लग रहा है कि हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा। आप चुनाव में जीतने की बात, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी पुराने कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतार रही है। अगर इनमें डर ना होता तो कम से कम 10 धड़ों में बटी हुई है। इनमें डर है। इन्होंने पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव अलग अलग इसीलिए करवा रहे हैं, इनके अंदर डर है। इन्हें पता है कि इनका हाल क्या होने वाला है। आज कांग्रेस को केवल और केवल अपने इज्जत बचाने वाली बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को हेमा मालिनी जैसी अदाकाराओं की बाहर से ला करके, मेनका गांधी को बाहर से ला करके चुनाव लड़वाने की तैयारी में है। इन्हें पता है कि इनके जो पुराने सांसद हैं उन्होंने कोई काम नहीं जमीन पे किया, और वो लोग वोट मांगने के किसी भी तरह से वो लोग सक्षम नहीं है। एक भी इनका मेंबर पार्लियामेंट अगर आता है तो वो मेंबर पार्लियामेंट वोट लेने के काबिल नहीं है। लोग इनको गांव के अंदर, इनका किसी भी गांव में कोई विकास कार्य का इनका कुछ नहीं है। ठीक है, एक एक करके सुन लेते जरा, एक एक करके। जेडी सिंह साहब एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर काउंटर कर लीजिएगा। मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूं। जेजेपी में वहां ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। वो चौधरी देवीलाल से नीचे बात नहीं करते, लेकिन उस चौधरी देवीलाल के विचार को तिहाड़ जेल में बिठाने का अगर कोई काम किया है तो जेजेपी और आईएनएलडी ने किया है। हरियाणा के किसान नेता के रूप में पूजे जाने वाले चौधरी देवीलाल, इन्होंने उसके विचार को मिसयूज करके आज वो विचार तिहाड़ जेल के अंदर बंद कर दिया। मैं आपसे कुल मिला के ये कहूंगा कि हरियाणा की राजनीति का परिदृश्य जो है, ये लोग आज अपनी जमीन तलाशने के चक्कर में है। इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिलता। इनको माननीय मनोहर लाल जी के विकास के सामने टिकने का कोई मौका नहीं मिला और ना ही मिलेगा। हरियाणा की जनता तय कर चुकी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूं। वीरेंद्र राणा साहब एक चीज मुझे बता दिया। आपने बाकियों के बारे में तो कह दिया कि ये इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, ये कमी है। जरा अपने गिरेबान में भी झांक करके देखिए कि 5 सालों में क्या किया आपने। कितने कैंडिडेट को दोबारा टिकट देंगे? देखिए, मैं 144 कैंडिडेट पिछली बार जब इनकी सरकार बनी थी तो दूसरी पार्टियों के लोग उधार में लेकर के हमने 5 जब ये सरकार बना पाए थे। हमने कुछ उपलब्धियां प्राप्त की होंगी, हमने विकास किया होगा, तभी जीते हैं। आज के प्रजातंत्र में अगर कोई इस चीज का पैमाना है तो वो जनता है। उस चीज को हम लेकर के कहते हैं कि माननीय मनोहर लाल जी ने अनेकों काम जनहित के किए। मतलब आप 2019 में जीतने का सर्टिफिकेट मान रहे हैं जींद उपचुनाव को। कारण है। आपको लग रहा है कि जींद का उपचुनाव जीत गए तो ये सर्टिफिकेट मिल गया आपको कि आप 2019 का चुनाव जीत जाएंगे। मैं सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे आप ये बता दीजिए कि आज से पहले हरियाणा में किसने हमसे ज्यादा विकास किया? फिर तो जो ये रोड शो हो रहा है, ये तैयारियां हो रही है राणा साहब, ये तो करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपने जितना काम करना था अब आचार संहिता लग चुका है, कोई काम आप करेंगे नहीं। तो बस आपने इतना काम कर दिया कि अब लोगों के बीच जाने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं करता। अब लोगों के पास जाने की जरूरत क्या है? कार्यकर्ता सदैव पूरे 5 साल जनता के बीच में रहता है। वो कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। हाँ, तो जो तैयारी करनी थी कर ली ना, आप छोड़ दीजिए, आप जाइए ही मत। गुलिया जी कुछ कह रहे हैं, गुलिया जी को सुनते एक बार गुलिया जी को सुनते। वादों में थे जो आपने पूर्ण रूप से पूरे कर दिए हो। गुलिया जी बोलिए। देखिए साकिब भाई, कोई इनसे पूछने वाला हो कि 154 संकल्प पत्र जिसको बोलते थे उसके अंदर 154 वादे करके आए थे, 10 बता दे जो पूर्ण रूप से पूरे क्यों। ये नहीं पाइपलाइन में है, हो जाएगा,
कोई भी स्मार्ट सिटी हरियाणा प्रदेश में बनी हो, ये उसका नाम बता दें। प्रत्येक जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की बात करते थे, किसी कॉलेज का पूरा हो गया हो, किसी जिले का पूरा बन के चालू हो, उसका नाम ये बताने का काम करें। प्रत्येक वर्ष 2 लाख नौकरियां देने की बात करते थे, तो इस हिसाब से तो 10 लाख होगी थी मेरे भाई। 33% वाले को भी पास मान लें, आप तो स्वयं विधानसभा में 27,000 बता रहे हो, तो फिर आप कहां पास हुए? आप तो फेल से भी नीचे हो गए। ये तो स्वयं जानकारी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में के अंदर दी। आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि प्रत्येक जिले के अंदर गोचर भूमि होगी, गाय माता गायत्री की बात करने वाले लोग अरबों रुपए ये हैपनिंग हरियाणा के नाम पे खर्च करने वाले लोग अब विधानसभा में जानकारी देते हैं कि निवेश आया 100 करोड़ रुपए, मात्र 38 कंपनियां खर्च कर दिए, सैकड़ों करोड़ अरबों रुपए आपने खर्च कर दिए, निवेश आया 100 करोड़ का। आपने तो हरियाणा प्रदेश को गर्त में धकेला। जवाब लेते हैं वीरेंद्र राणा जी, वीरेंद्र राणा जी से जवाब ले लेते गुले साहब, उसके बाद प्रवीण अत्रे जी आपके पास लौट रहा हूं। वीरेंद्र राणा जी आप जवाब देखिए, अगर हरियाणा के इतिहास में आज जनता को कोई ऐसा माहौल मिला है, गरीब को अगर रोजगार बिना पैसे के मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में ही मिला है। आज तक नौकरियां बिकती थी और जिस परिवार को छोड़ करके इन्होंने एक अपना नया परिवार बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनका भी एक सत्ता थी। इनको पता होगा मेरे भाई को कि उन दिनों कितने रोजगार मिले और उन रोजगार देने के कारण आज इनके नेता कहाँ बैठे हैं। कॉलेज का नाम बताओ। ये और जो माननीय मनोहर लाल जी का जो नहीं, मनोहर लाल जी है, मान लिया हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अगर नहीं समय है जब हरियाणा का विकास हो रहा है। आज अगर कहीं बिना पैसे के नौकरी मिल रही है, राणा साहब गुलिया जी का सवाल है कि कुछ ऐसी योजनाएं तो बता दीजिए जिनको आपने पूरा कर दिया हो, जिनमें काम करने की गुंजाइश ना बची हो। ऐसी कोई बात बता दीजिए जिसको आपने पूरा कर लिया हो राणा साहब, ये है गुलिया जी का सवाल। माननीय मनोहर लाल गोचर भूमि, रोजगार देना कोई बड़ा विषय नहीं है। आप रोजगार में रोजगार सिर्फ कागजों में और आंकड़ों में नहीं, जमीन के ऊपर रोजगार दिखाओ कहां है। आपने केवल 26 लड़के अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौकरी लगवाए हैं सरकारी। आप आरटीआई डालिए, आप हर बार कह देते हैं हमने 60,000 लगाए हैं। आपने 2 आदमी नौकरी मेरे को दिखा दो जो लगे हो। आपने पीएचडी, आप कह रहे हो गरीब का जो एसडीएम लग गया, गरीब का बच्चा एसडीएम लग गया, आपने पीएचडी का चपरासी लगाया। आप क्या बात कर रहे हो? अरे बिल्कुल फर्जी आंकड़े आपके अपने धरातल के ऊपर कोई कुछ नहीं है। जो प्रोजेक्ट जहां कांग्रेस ने छोड़ दिया था वहीं आज तक वो बंद रुके हुए हैं। कोई कार्रवाई, कोई काम नहीं आप लोगों ने किया। आप लोगों ने झूठ बोलकर राज ले लिया और लूट मचाई है। इसके अलावा आपका कोई भी एक भी एजेंडा आपका पूरा नहीं हुआ। प्रवीण अत्रे जी को भी सुन लेते हैं, विकास कर दिया। प्रवीण अत्रे जी का भी काउंटर ले लेते हैं। प्रवीण अत्रे जी, आज की भी होगा, नाम भी होगा। जितना हरियाणा में रोजगार मिला है तकरीबन कांग्रेस के समय में मिला है। प्रवीण अत्रे जी, मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा कि 10 साल के अंदर मैं बता देता हूं, अब राणा जी चुप करोगे तो सुन लो। अब साकेत भाई मैंने सुन लिया आपका सवाल। अरे साकेत भाई देखिए, पहली बार आपकी हरियाणा में सरकार बनी है, आज तक के जितने लोग मुलाजिम लगे हुए हैं वो आपने लगाए थे। क्या बात कर रहे हो आप? सच्चाई पता क्या है? आपने गन्ने की पेमेंट तो आपसे किसानों की दी नहीं जाती। आप तनख्वाह आप पुराने कर्मचारियों को दे नहीं पा रहे हो। अरे छोड़िए, ये इन बातों का कोई अर्थ और आधार नहीं है। मित्रों सुन लो आप जरा, अगर आप में राणा जी इतना हौसला है तो आप चिल्ला चिल्ली मत करो, जरा सुन लो ध्यान से। फिर आप देखिए साकेत भाई, नहीं आप चिल्लाओ मत। नहीं हुआ बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? आप सुनो फिर आप कोई फायदा ही नहीं है। आपने चिल्ला चिल्ली शुरू कर दी ना। ये चाहते कि इनकी सच्चाई पता लगे ना, आप चाहते। अरे सुन तो लो पहले। अरे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए साकेत भाई, इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि मैं तथ्यों पे बात करना चाहूंगा। हम तथ्यों पे ही बात करेंगे। देखिए सरकार जब चुनाव लड़ा जा रहा था, वायदा था हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख रोजगार सालाना, मतलब 5 साल में 10 लाख रोजगार देने थे हरियाणा में। और केंद्र में वायदा था 2 करोड़ का और वहां पे 10 करोड़ देने थे। हैरानी तब होती है जब केंद्र के अंदर सरकारी अप्रूव्ड पोस्ट 24 लाख आज तक खाली पड़ी हुई हैं, उन पे रिक्रूटमेंट नहीं हुई। और ये मित्र हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरियां जिनका ये दम भरते हैं, मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रवक्ता तक, आप भी जानते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस है। 4.25 लाख सरकारी कर्मचारी
उनमें से जब रिटायर हो जाते हैं नई रिक्रूटमेंट होती है, अगर नहीं होगी तो सरकार का काम नहीं चल सकता। सवाल आपसे यह है कि साहब आपने नए रोजगार कितने पैदा किए? एक। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जब दलाल पकड़े गए, सरकार की तरफ से बयान आया कि हमने दलालों को पकड़ा। तब हमने सवाल पूछा कि ये लोग जिसके लिए दलाली कर रहे थे वो लोग कौन है, उनको क्यों नहीं पकड़ा? और सबसे महत्वपूर्ण चीज, पिछली कैबिनेट मीटिंग में एक एजेंडा आया, गुड़गावा के सेक्टर 31-32 के अंदर एक हॉस्पिटल की लैंड रीअलॉट हुई। साकेत भाई, 2600 करोड़ रुपए का घोटाला। जो लैंड रीअलॉट हुई, प्रोविजन ना होने के बावजूद खुद सरकार ने कहा कि हमने अलॉटमेंट पॉलिसी 2016 नहीं बना दी, लेकिन वो जमीन जो है 1998 की पॉलिसी पे रीअलॉट कर दी, उसी दाम पे रीअलॉट कर दी जिस दाम में उसकी फ्रेश अलॉटमेंट हुई थी। 2600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनना नहीं चाहते। अब सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने विकास का जिक्र किया, देखिए इन्होंने एक बात बड़ी कही, इन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पे उद्योगीकरण की बात, इन्होंने बार बार रोड शो किए, चाहे वो सिंगापुर के अंदर था, चाहे वो चाइना के अंदर था, चाहे कनाडा या अमेरिका। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी सिंगापुर का रोड शो करके आए, एयरपोर्ट पे आके बयान दिया 20,000 करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचे वो 20,000 करोड़ बन गया 18,000 करोड़, और उसके 4 दिन बाद वो हो गया जीरो। आपको याद होगा चाइना की वांडा कंपनी, रामविलास शर्मा जी का बयान था 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी वांडा ग्रुप। कहां है वांडा ग्रुप का 60,000 करोड़ रुपया? हमने विधानसभा में यह कहा कि साहब एक श्वेत पत्र जारी कीजिए, उसमें बताइए कि आपने रोड शो पे पैसा कितना खर्च किया, उसके बदले में निवेश कितना आया। आज तक कोई श्वेत पत्र सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ, और ये कहते हैं कि हमने हरियाणा में विकास किया। देखिए, ये बात हरियाणा का नागरिक, देश का नागरिक जानता है कि आपने प्रदेश को 3 बार जलाया, आपने रिकॉर्ड बनाया। पुलिस की गोली से 1 घंटे के अंदर 42 से ज्यादा लोग मारे गए, जो कि आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ। यह आपने रिकॉर्ड बनाया। आपने बात की कि हमने ट्रांसपोर्टेशन, आपको याद होगा ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी लगातार 20 दिन धरना प्रदर्शन करते रहे, और अभी आपने न्यूज पढ़ा होगा जो 720 बसें प्राइवेट अलॉट की गई और जो बाद में 180 बसों का टेंडर प्राइवेट हुआ, दोनों के रेट में एक बड़ा गैप। सरकार के पास जवाब नहीं है कि आपने वो 720 बसें 47 रुपए में क्यों दी, जबकि खर्चा आ रहा है 18 रुपए किलोमीटर। ठीक है, एक बार जरा जवाब ले लेते हैं प्रवीण अत्रे जी, आपके इन तमाम सवालों का जवाब लेते हैं। वीरेंद्र राणा साहब। देखिए, मैं भाई साहब से ये पूछूंगा कि जिस उद्योग की बात ये कर रहे हैं, 10 साल कांग्रेस ने राज किया और इनसे पहले 5 साल भाई साहब के हमारी सरकार थी। बिल्कुल सही है। जितने उद्योग आए हैं गुड़गावा में जाके चेक कर लो, जितने उद्योग गुड़गावा में मानेसर में है चेक कर लीजिए, हमारी सरकार के दौरान आए। चाहे होंडा की कंपनी है, चाहे मारुति की कंपनी है, जाके चेक कीजिए, रिकॉर्ड चेक कीजिए जाके। राणा जी रिकॉर्ड देखिए, ना कांग्रेस की सरकार में कोई बड़ा उद्योग आया, ना आपकी सरकार में कोई बड़ा उद्योग आया। जाके अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए एक बार सरकारी। भाई नौकरी के देने के समय आपके बड़े-बड़े, अरे ये षड्यंत्र जो है कांग्रेस ने रचा, और ये षड्यंत्र कई बार हमने साबित किया। अरे ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दुरुपयोग, जैसे आप आज सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो, यही काम कांग्रेस ने किया। लगातार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दुरुपयोग किया आपने, और आप लोगों के घोटाले सामने पड़े। धान घोटाला 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, जांच को नहीं करवाते आप? जांच करवाइए, सच्चाई पता लगेगी जनता को। बात करते हैं हरियाणा के काल में, वो काल एक ऐसा था जब उद्योग बंद हुआ। आपने तो 5 साल में अराजकता का माहौल बना दिया, प्रदेश को जला दिया, लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति खाक कर दी, 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस की गोली से मार दिया आप लोगों ने। आपने आपसी भाईचारा तोड़ दिया, जाति के नाम पे लोगों को लड़वा दिया। रोजगार की, जिन लोगों ने रोजगार देने के एवज में गलत तरीके से जो, अरे मैं बता तो रहा हूं, आप जांच करवाइए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दलालों की, पता लगेगा आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, उनकी ऑडियो वायरल होती है पैसे लेने की, उसके बावजूद आप उनको क्लीन चिट दे देते हैं। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? चलिए, इस चर्चा को आज हम यहीं पर रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि बजाय इसके कि पिछली सरकारों ने क्या किया, अब आपको अपना लेखा जोखा रखना चाहिए कि हमने इन 5 सालों में ये किया है। अगर अभी भी आप ये कहते रहेंगे कि पिछले 10 सालों में ये हुआ प्रदेश में और देश में, तो फिर जनता आपको क्यों चुनेगी? जनता को उस 10 साल से तब मतलब था जब उसे आपको सत्ता में लेकर आना था। अब वो आपको सत्ता में लेकर आई है। इन 5 सालों का हिसाब आप बताइए, आप लेखा जोखा रखिए कि इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में और प्रदेश में
ये किया है, इस वजह से हमें वोट दीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आज की पेशकश में बस इतना ही। मिशन 2019 लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ।